आज हम जो आपको पेपर पढ़ाएंगे विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, उसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पॉइंट्स जाएंगे, आप उसके थ्रू देखिएगा और हम आपको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ठीक है, जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन है क्या। ठीक है, तो इसके जानने से पहले हम इसको जान लें कि ये अवधारणा कहाँ से आई, कहाँ से इसका विकास हुआ कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की बात आई। तो मुदालियर आयोग जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, उसी की सिफारिश पर संस्थागत नियोजन की अवधारणा आई। उसी ने सिफारिश की कि संस्थागत नियोजन किया जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग की जाए, मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, तो जो इसकी स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई? मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश से सन 1952 से 53 में। अब आपको ये पता है कि समाज, जो हमारा समाज है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य होते हैं और इन कार्यों को हम सुचारू रूप से करें, अच्छे तरीके से करें, इसके संचालन के लिए क्या होता है, बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। तो जो संस्थाएं होती, हर संस्था का अपना अपना उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही उन संस्थाओं की स्थापना की जाती है। और जो हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कब होगी? जब हमारे पास उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन है या जो चीजें हैं उसका, और उन लक्ष्यों के अनुसार हम एक योजना बनाएं, एक प्लानिंग करें और फिर उसका अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करें, उचित क्रियान्वयन करें और प्रबंधन करें। तब हमारी जो संस्था होगी वो सफल होगी, जिस उद्देश्य को लेकर उसका निर्माण किया गया है। आपके शैक्षिक क्षेत्र में ही देखिए, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, आपका खुद डाइट है, उसका जो उद्देश्य मतलब उसका जिस कार्य के लिए निर्माण किया गया, स्थापना की, उसका अपना उद्देश्य है। एनसीईआरटी का अपना उद्देश्य है, एससीईआरटी का अपना उद्देश्य है, न्यूपा का अलग है। ठीक है, इस यूजीसी का अपना उद्देश्य है। लेकिन उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या है, हम अपने संसाधनों, जो उसके लिए उपलब्ध संसाधन है, उनका प्रयोग, उचित प्रयोग करें और एक सुविचारित प्लानिंग करें और उसके बाद हम उसका सही तरीके से क्रियान्वयन एवं प्रबंधन करें। ठीक है, अब हमारे देश में जो भी संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह की संस्था हो, उसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका समुचित तरीके से नियोजन और प्रबंधन हो। ठीक है, अब हमको नियोजन एवं प्रबंधन जानने के लिए जानना पड़ेगा कि नियोजन क्या है और प्रबंधन क्या है। तो नियोजन आप जान रहे हैं, प्लानिंग, इंग्लिश का प्लानिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है कि प्लान करना या योजना बनाना। तो जब हम पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए, ठीक है, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए और जो हमें भविष्य में अपने आगे कार्य करना है उसके लिए जो हम योजना बनाते हैं, जो प्लान करते हैं, वही प्रोसेस जो होता है, वही प्रक्रिया होती है प्लानिंग की, उसको हम नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। अब हम जानते हैं प्रबंधन क्या है। ठीक है, प्लानिंग हो गया, किसी कार्य को करने के लिए हमने प्लान बना लिया, योजना बना ली। अब उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसको कैसे क्रियान्वित करेंगे, तो है किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों, यानी जो कार्य है उससे रिलेटेड जितने व्यक्ति, जितने व्यक्तियों को उस कार्य को करना है,
उनके द्वारा आपसी सहयोग, आपस में पारस्परिक सहयोग हो, सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जितने लोग लगे हैं, आपसी सहयोग से अच्छे तरीके से कुशलता पूर्वक करने, उस कार्य को संपन्न करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही प्रबंधन है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब प्रबंधन और नियोजन दोनों को एक साथ लिया जा रहा है, दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो आपस में इनका संबंध क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन और नियोजन दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। किसी भी कार्य को जब हम प्लानिंग के तरीके से करते हैं, सुनियोजित ढंग से करते हैं और उसका प्लानिंग करते हैं, तो उस नियोजन के अनुसार कार्य को संपादित करना बिना उचित प्रबंधन के संभव नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं रहेगा, सही तरीके का प्रबंधन नहीं रहेगा, तो हम कितना भी अपनी प्लानिंग कर लें, उसको हम क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रबंधन और नियोजन जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम आते हैं, हमें पढ़ना है संस्थागत नियोजन और प्रबंधन। तो जो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक संस्थागत है, दूसरा नियोजन शब्द है, तीसरा शब्द है प्रबंधन। तो संस्थागत यानी जो भी संगठन या उस संस्था के बारे में बताता है। दूसरा शब्द है आपका नियोजन, जिसमें हम योजना बनाते हैं, किसी योजना का निर्माण करते हैं उस संस्था के लिए। फिर है तीसरा शब्द प्रबंधन। तो जो प्रबंधन है वो है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। यानी कि उस संस्थान के लिए जो हमने प्लानिंग की, जिस उद्देश्य के लिए प्लानिंग की, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, उसी संसाधनों का हम जितना अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और अपनी प्लानिंग को हम अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर सकें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समेकित प्रयास करें। सब लोग मिलकर एक साथ प्रयास करें, जितने लोग उसमें उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की परिभाषा क्या है। ठीक है, हम इसको परिभाषा के द्वारा भी समझेंगे। तो प्रोफेसर एस.के. दुबे ने इसकी परिभाषा दी कि संस्थागत योजना निर्माण, जो संस्थागत योजना का निर्माण हम करते हैं, वो है, की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। ठीक है, यानी जो संस्थागत योजना निर्माण है वो हमारे प्रदेश के, हाँ ठीक है, संस्थागत योजना निर्माण जो है राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है। ठीक है, मील का पत्थर यानी अडिग है और तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। यानी जो हमारा राष्ट्र का विकास होगा, उसके प्रगति का भविष्य के लिए दिखता है कि हाँ, हमारे इस प्लानिंग से, इस प्रबंधन से हमारे राष्ट्र का विकास होगा इन योजनाओं के द्वारा। दूसरी परिभाषा है, जेम्स लुंडे ने दिया है। मैम द्योतक का मतलब क्या होता है? द्योतक मतलब प्रतीक है। द्योतक मतलब प्रतीक मतलब क्या है? प्रतीक, 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 ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब उसको हम देख, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा जो है जेम्स लुंडे का। उन्होंने कहा कि प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ठीक है, क्या कहा? प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए,
यानी जो विशिष्ट उद्देश्य हमने लिए हैं उनके जो जो अभिप्राय हैं उनको नियोजित करना, प्लानिंग करना, संगठित करना और समन्वित करना, इकट्ठा करना। संगठित और समन्वित एक ही जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। और अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना एवं नियंत्रित करने की कला है। यानी कि हम अपने प्रयास से उसको नियोजित, संगठित, समन्वित और मोटिवेट कंट्रोल करके हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करें, यही हमारा प्रबंधन है। अब हम चलते हैं संस्थागत नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व पर कि संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों है या एवं इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले संस्थागत नियोजन की जो आवश्यकता है वो है शिक्षा योजनाओं को सही दिशा प्रदान करने हेतु। यानी कि प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि जो भी हमारी शैक्षिक योजना चलाए या चले उसको हम एक प्लान के तहत चलाएं, एक उद्देश्य के तहत चलाएं, एक प्लानिंग करके चलाएं, जिससे कि वो सही डायरेक्शन में चले, वो इधर उधर भटके नहीं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, सही दिशा को प्राप्त करे। जो दूसरा इसकी आवश्यकता है संस्थागत नियोजन की, वो है कि शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए। यानी कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, उनका हम ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग, सही उपयोग कर सके। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका मानवीय संसाधनों की कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। यानी जो लोग हैं, जो मनुष्य है या उस संस्था से जुड़े लोग हैं, उनके जो अपने संसाधन है, उनकी कार्य क्षमता है, उसको बढ़ावा देने के लिए। एक उदाहरण आप हम ये ऑनलाइन क्लास को दे देते हैं इसके लिए कि आप सभी लोग घर बैठे थे, ठीक है, टीचर्स भी घर बैठे हैं, मजबूरी है कि लॉकडाउन है, लेकिन एक योजना बनाई गई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनके भी समय का सदुपयोग हो सके और टीचर के भी, अध्यापक के भी समय का सदुपयोग हो सके, उनके पास जो कार्य क्षमता है, जो संसाधन है, उसका प्रयोग हो सके। तो हमारे जो भौतिक संसाधन है, फोन, इंटरनेट, और आपके पास भी है, और हमारी कार्य क्षमता है पढ़ाने की और आपकी कार्य क्षमता है पढ़ने की। तो एक योजना बनाई गई कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिया जाए। ठीक है, तो ये है कि मानवीय संसाधन की कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भी हम योजना एवं प्रबंधन का निर्माण करते या उसकी प्लानिंग करते हैं। लास्ट है आपका शैक्षिक उद्देश्यों को सही समय पर प्राप्त करने हेतु। यानी जो हमारे उद्देश्य है निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम सही टाइमिंग पर प्राप्त कर दे। क्योंकि जब हमें एक दिशा निर्देश बन जाएगा, हम प्लानिंग कर लेंगे कि पहले हमें ये काम करना है, उसके बाद इसमें ये काम करना है, ये काम करना है, फिर तो हम उसको उस टाइमिंग के अनुसार उसको अपने सही समय में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। इसके अलावा आपको हाँ, इसके अलावा आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख रही हैं कि ये विज्ञान का युग है, आधुनिकता का युग है, तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेजी से, बहुत ही द्रुतगामी गति से परिवर्तन हो रहा है। तो जब ऐसे परिवर्तन होंगे तो जो हम संस्थाएं, हमारे समाज की, हमारे देश की, उनके भी आवश्यकता एवं उद्देश्यों में क्या होगा, कंटिन्यूअस, सतत परिवर्तन होगा। तो ऐसे में जो संस्था होगी अपने निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने एवं आवश्यकता, जो उसकी संस्था की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए एवं समस्याओं के समुचित समाधान के लिए, जो उसके सामने समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान के लिए, और इन सब के लिए जो उपलब्ध साधन है, ये नहीं कि हम एक्स्ट्रा मांगे, जो उसके लिए हमारे पास संसाधन है, जो साधन है, उसी का हम बेहतर सदुपयोग करने के दृष्टि से संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की को करते हैं, या संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की
अत्यंत आवश्यकता है या इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम आते हैं कि नियोजन एवं प्रबंधन में 3 प्रश्नों पर विचार करते हैं। जब हम नियोजन एवं प्रबंधन की बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं और मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, तो सबसे पहले 3 चीजों को देखते हैं कि हम कहाँ हैं, ठीक है? मतलब प्रेजेंट टाइम में हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, कि हमें जिस जगह है उस जगह कहाँ पहुंचना है, क्या उद्देश्य प्राप्त करना है, और तीसरा है हमें वहां तक कैसे पहुंचना है। यानी कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया, जो जगह कि हमें उस जगह पे पहुंचने का मतलब किसी ऐसे भौतिक जगह से नहीं है, अपने उद्देश्य या लक्ष्य के लिए है कि वहां हमें कैसे पहुंचना है। इसके लिए हम जिन कार्यों का निर्धारण करते हैं कि कैसे पहुंचना है, उन उसकी हम प्लानिंग करते हैं। तो 3 पॉइंट है इसमें, हम 3 प्रश्नों पर विचार करते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट में कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें वहां तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के चरण क्या है, इसके स्टेप क्या है। ठीक है, तो कोई भी संस्था की जब हम प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग को करने के लिए मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है, पहला स्टेप है कि हम आवश्यकताओं की पहचान करेंगे कि हमें उस संस्था में या इस समय बदलते परिवेश में उस संस्था की क्या आवश्यकता है, कि उस कार्य को करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आवश्यकताओं की पहचान करेंगे। दूसरा जो इसका स्टेप है, दूसरा चरण है कि उन आवश्यकताओं में हम वरीयता किसको देंगे, कि कौन सबसे मेन आवश्यकता है, किसको प्राथमिकता देंगे। वरीयता एवं यानी कि वरीयताओं एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे। तीसरा है उद्देश्यों की स्पष्ट रूपरेखा, यानी जब हमने आवश्यकता की पहचान कर ली, उसमें हमने प्राथमिकता का निर्धारण कर दिया कि किसको किसको वरीयता क्रम में रखना, किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फिर हम उनके लिए उद्देश्यों का स्पष्ट रूपरेखा बना लिए कि हमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो चौथा पॉइंट है कि लक्ष्य पूर्ति का अनुमानित समय, यानी कि जो हमने उद्देश्य रखा, जो लक्ष्य रखा, उसको प्राप्त करने के लिए कितना, एक कल्पना करते हैं कि प्लान के तहत कि हाँ इतना टाइम लग जाएगा, एक उसका टाइम ड्यूरेशन भी हम रख देते हैं। फिर हम उस पर क्रियान्वयन करते, जो आपका 5वां पॉइंट है क्रियान्वयन, वो अनुश्रवण, फिर हम उस पर क्रियान्वयन करते हैं और अनुश्रवण यानी कार्य करते हैं, फिर उसके बारे में हम उसका जांच करते, जो कर लिए, करने के बाद जांच कर, क्रियान्वयन कर लिए, जांच कर लिए। नेक्स्ट आपका स्टेप है चरणबद्ध मूल्यांकन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम उसका मूल्यांकन करते हैं। और फिर हम पश्चपोषण या फीडबैक जिसको करते हैं, फीडबैक प्राप्त करते हैं, किसमें क्या कमियां हैं, क्या चीजें इसमें हम सुधार कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें पूरा हो सके। तो जो कमियां हैं उसमें सुधार के लिए जो हमारा 8वां पॉइंट है, वो कार्य नीति में सुधार है, कि हम अपने कार्य नीति में कैसे हम सुधार करें कि जो कमियां आई हैं उसको हम दूर कर सके। फिर आपका अंतिम और पॉइंट है मूल्यांकन करना। फिर हम सारे अपने उस प्रबंधन, नियोजन एवं प्रबंधन का मूल्यांकन कर देंगे, इवेल्युएशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं संस्थागत नियोजन के उद्देश्य पर। हमारा स्टेप निर्धारित हो गया कि हम कैसे कैसे प्लानिंग को करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। अब हम आते हैं उद्देश्य की बात करते हैं। तो जो पहला उद्देश्य है हमारा, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्तम परिणामों की उपलब्धि,
यानी जो भी हमारा एटमॉस्फेयर, जो भी हमारे संसाधन है, जो हमारे लोग हैं, जो रिसोर्स है, उससे हम उत्तम परिणामों की उपलब्धि कर सके, अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। दूसरा है संस्था का बहुमुखी विकास एवं प्रगति, यानी जो संस्थागत नियोजन करते हैं जिसके द्वारा हमारी संस्था का बहुमुखी हर तरफ, हर क्षेत्र में, हर दिशा में विकास हो सके एवं उसमें हम प्रगति कर सके। तीसरा है राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना, यानी जो हमारी नेशनल प्लानिंग होती है, जो राष्ट्र की योजनाएं है, उनको भी हम अपने संस्थागत नियोजन के द्वारा एक बेस या एक आधार प्रदान कर सके। जो चौथा पॉइंट है आपका उद्देश्य में संस्थागत नियोजन के, वो है विद्यालय साधनों का अधिकतम संभव उपयोग, यानी हमारे विद्यालय में, हमारे संस्थान में, हमारे संस्था में जितने भी साधन अवेलेबल है उसका हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज कर सके। आपका पांचवा पॉइंट है संस्थागत एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों में समन्वय, यानी जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य चले आ रहे हैं और हमारे संस्था के उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसार, राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार एवं अपनी संस्था की आवश्यकताओं के अनुसार हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, तो दोनों में आपस में समन्वय हो या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन कोऑर्डिनेशन के लिए ही हम संस्थागत नियोजन का निर्माण करने का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है आपका योजनाओं का प्रजातांत्रिक स्वरूप में विकसित करना, यानी जो हम प्लानिंग किए हैं उसको डेमोक्रेटिक वातावरण में, लोकतांत्रिक वातावरण में, प्रजातांत्रिक वातावरण में उस स्वरूप में विकसित करें। प्रजातांत्रिक का मतलब जितने लोग कार्य कर रहे हैं सबको समान अवसर प्रदान हो, सबको अपना कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो, यानी कि जो भी हमारे प्रधान अध्यापक हो, जो भी उसमें रिलेटेड है, विद्यार्थी हो, सबको अपना अपना कार्य पता हो और सभी अपने कार्य को गति प्रदान करे, अपने कार्यों को करे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का निर्माण करना, ठीक है। एक ये भी आपका उद्देश्य है संस्थागत नियोजन का कि जो भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मक की वो उनके अंदर जो भी इस तरह की क्षमता है, उस तरह के गुणों का, सृजनात्मक गुणों का विकास हो सके, उसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जा सके जिससे उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास हो सके। अगला पॉइंट आपका है विचार एवं कार्य की स्वतंत्रता के साथ पारस्परिक सहयोग विकसित करना। आपने छठे पॉइंट में देखा है कि प्रजातांत्रिक स्वरूप विकसित होता है, यानी कि सबको समान अधिकार, समान कार्य का अवसर रहता है, जो जैसा अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कर सके। तो वही चीज इसमें है कि अपने कार्यों एवं विचार की स्वतंत्रता करें एवं जब एक साथ हम कार्य करेंगे तो आपस में क्या होगा, सहयोग की भावना विकसित होगी। एक ये भी उद्देश्य है कि लोगों के अंदर पारस्परिक सहयोग विकसित करना। आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं सेवा तथा आत्म उपलब्धि का ज्ञान होना, यानी कि हम कितना कार्य कर सकते हैं, कितनी उस संस्था के लिए सेवा कर सकते हैं, उस योजना के लिए क्या कर सकते हैं, और खुद हमारे अंदर कितनी उपलब्धि है, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसका भी ज्ञान हो सके, यानी हम अपनी कार्य क्षमता को पहचान सके। लास्ट पॉइंट है आपका आंतरिक शक्ति की पहचान, उपयोग, प्रयास, प्रोत्साहन तथा नेतृत्व करना। आपने पढ़ा होगा, जानते भी हैं कि सभी के अंदर बहुत सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं। आवश्यकता होती है कि उन शक्तियों को विकसित करने के लिए या उन योग्यताओं को जो हमारे अंदर है विकसित करने के लिए उचित वातावरण मिल सके। तो संस्थागत नियोजन का उद्देश्य एक ये भी है कि जो भी हमारे अंदर शक्तियां विद्यमान है हम उसको पहचाने, हम उसका उपयोग करें, प्रयास करें और प्रोत्साहन ले और नेतृत्व करना हमारे अंदर आए। क्लियर है? जी मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं।
एक मिनट। मैम। ठीक है, हेलो। अब हम आते हैं कि क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं मैम। ठीक है, देखिए, अपने नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता महत्व हम आपको बता दिए। एक ये भी है कि इसका महत्व इसलिए क्योंकि इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि क्या किया जाना है और इसको करने में कितने समय, श्रम एवं धन की बचत होगी तथा कितनी कुशलता एवं गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। ठीक है, प्लानिंग का यही है कि हम मितव्ययी हो, यानी समय, धन और श्रम कम से कम लगे और उस हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। तो संक्षेप में अगर हम संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व के कारण को जाने, तो सबसे पहला जो है इसकी आवश्यकता एवं महत्व निम्न कारणों से है कि संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। यानी जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हमारी संस्था का लक्ष्य क्या है, हमारी संस्था के लिए क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। दूसरा जो कारण है या महत्व है इसका आवश्यकता है, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर ही उसकी पूर्ति संभव होती है। यानी जब हम प्लानिंग कर लेते हैं और प्रबंधन करते हैं तो जो टाइम बाउंड कर देते हैं, उसी के जब हम प्लानिंग के अनुसार कार्य करेंगे तो हम उस समय सीमा के अंदर ही अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। थर्ड पॉइंट जो है आपकी, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव है। हम आपको पहले जो स्टेप बताए संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का, उसका पहला ही जो चरण है कि आवश्यकताओं की पहचान करना। तो संस्था, इसमें जो आपका तीसरा पॉइंट है महत्व, कि संस्था की आवश्यकताओं को हम पहचानेंगे और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पूरा संभव प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। ठीक है, जब हमने आवश्यकता देखी तो हमें जो जो दिक्कतें आएंगी, जो जो समस्याएं आएंगी, उनको भी हम पहचानेंगे और उनको मदद करने में हमें सहायता मिलेगी संस्थागत नियोजन के द्वारा। अगला है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिक सदुपयोग किया जा सकना। यानी या किया जा सक मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है उसको जितना हम उसको यूज कर सकते हैं, यूजफुल और सही ढंग में यूजफुल हो, ये नहीं कि उसका हम गलत यूज करें, उसका जितना अच्छे से अच्छा बेहतर उपयोग हम कर सकते हैं प्लानिंग के संस्थागत नियोजन के तहत, ये भी एक महत्व है कि हम उन संसाधनों का बेहतर और ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हमने उसमें भी आपको बताया है उद्देश्य में भी, कि संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। संस्थागत नियोजन की ये भी एक आवश्यकता है कि जो भी सदस्य हैं संस्था में, आपस में उसमें कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में वो एक दूसरे से सहायता पूर्वक क्या है सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं। तीसरा, समय धन एवं श्रम, सॉरी 7 पॉइंट है, समय धन एवं श्रम की बचत होती है। जब हम प्लानिंग के थ्रू कार्य करते हैं तो हमारे समय एवं धन एवं श्रम की बचत होती है। आप बिना किसी योजना के कार्य शुरू कर दीजिए, कोई भी कार्य, और आप अपना लक्ष्य निर्धारित न करिए तो आप क्या होगा, हवाओं में भटकेंगे, इधर उधर चलेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा समय भी ज्यादा लगता है, श्रम भी ज्यादा लगता है, धन भी लगता है। और जब हम पहले से किसी कार्य के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं, तब हम इससे क्या होता है कि हमारा समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। इसलिए समय, धन एवं श्रम की बचत के लिए भी हमें संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, संस्था के कार्यों में सुधार होता है व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जब हम संस्था की आवश्यकताओं
को पहचान लेंगे, उसके कमियों को जान लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे संस्था के कार्यों में सुधार होगा और उसके क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होगी। जो भी हमारे शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, उनकी योजना एवं प्रबंधन के द्वारा, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के द्वारा हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभव होंगे, हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। इसको हम पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि जब सभी समान रूप से कार्य करेंगे, अध्यापक, प्रधानाचार्य, बच्चे, सारे लोग, तो आपस में लोगों में सबको समान कार्य का अवसर दिया जाएगा, अपने विचारों को, अपनी बातों को व्यक्त करने का अ, अ, दी जाएगी, उनको अधिकार दिया जाएगा। तो क्या होगा कि वो वहां पर एक तरह से प्रजातांत्रिक वातावरण का विकास या लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना होगी। अगला है संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। यानी कि जब सभी लोगों को कार्य दिया जाएगा, सबका कार्य बांट दिया जाएगा कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ऐसे करना है, तो सभी के अंदर अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। ओके। अगला है आपका विशिष्ट नियोजन, यानी स्पेसिफिक प्लानिंग करना। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यालय जो होते हैं, प्रत्येक संस्थाएं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, आप विद्यालय, हर विद्यालय को ही ले लीजिए, तो हर विद्यालय की जो होगी, जो प्लानिंग होगी, आपके दूसरे संस्थाओं की प्लानिंग से भिन्न होगी। क्यों भिन्न होगी? क्योंकि हर विद्यालय की अपनी आवश्यकता होगी, अपना संस्था विशेष का साधन होगा और उनकी अपनी उद्देश्य होंगे, उनके अनुसार उनकी प्लानिंग की जाएगी। तो जो योजना बनाते हैं, हर संस्था की अपनी अलग अलग योजना होती है, सबकी हर संस्था की एक सामान्य योजना नहीं होती, हर संस्था की अपनी विशिष्ट योजना होती है, अपनी लक्ष्यों के अनुसार, अपने उद्देश्यों, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने संस्थागत साधनों के अनुसार, हर संस्था की अपनी विशिष्ट योजना या विशिष्ट प्लानिंग होती है। क्लियर है? अब है उपयोगिता। उपयोगिता की बात है कि कोई भी हम जब लक्ष्य निर्धारित करें तो क्या हो कि वो हमारे लिए, कोई भी प्लानिंग करें किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हमें यूजफुल होना चाहिए, वो हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए। तो संस्था में ऐसे कोई कार्य नहीं किए जाएंगे, कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जाएगी जो उस संस्था के लिए, उस विद्यालय के लिए, उस शिक्षक, वहां के शिक्षकों के लिए, वहां के समुदाय के लिए उपयोगी न हो। यानी हम ऐसी प्लानिंग करें जिसके द्वारा समाज एवं विद्यार्थी, समाज सेवा एवं विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक एवं नैतिक विकास हो सके। ठीक है, अब अगला है आपका प्रेरणादायक। ठीक है, जो अगली विशेषता या इसका महत्व है वो है आवश्यकता या महत्व की, ये प्रेरणादायक होनी चाहिए। यानी संस्थागत नियोजन की जो सबसे प्रमुख आवश्यकता या महत्व है वो यह है कि इसमें प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता निहित होती है। ठीक है, जब सभी सभी लोग सहयोग से कार्य करते हैं, सहयोग पर आधारित कार्य करते हैं, इसके कारण क्या होता है, सभी लोग मोटिवेट होते हैं और अपनी उस प्लानिंग के लिए, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उसकी सफलता के लिए सभी लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समय नियंत्रित। ठीक है, ये टाइम बाउंडेड भी होता है। जो इसका आवश्यकता है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की कि क्यों हम करते हैं, क्योंकि हम एक जब लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो हम समय को भी बाउंड कर देते हैं, समय निर्धारित कर देते हैं, तो ये समय के द्वारा नियंत्रित हो जाता है, टाइम बाउंडेड हो जाता है कि हमको इतने समय में कार्य करना है, इसलिए भी हमें संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। आपका लास्ट पॉइंट जो है
वो है संस्थागत, सॉरी, यथार्थ। यथार्थ का मतलब है कि जो एकदम रियलिस्टिक हो, एकदम सच हो, यानी कि संस्थागत नियोजन वास्तविक हो और व्यवहारिक हो। इस वजह से भी हम संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हो उनके आधार पर जो हमारे जो सच में हमारे लिए जरूरी हो उनके आधार पर ही हम वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा यहाँ संस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा योजना का निर्माण किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। क्लियर है सबको? ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। इसके बाद से आपका मैम यथार्थ का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। यथार्थ मतलब सच, जो जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात हुई है, ठीक है? जी मैम। हेलो, तो ये मतलब इसके लिए प्लानिंग की गई होगी ना, हमारे प्राचार्य सर, हमारे टीचर्स, फिर आप स्टूडेंट, कि कैसे कैसे किया जाए। तो क्या हुआ, उस वातावरण में हमारी आवश्यकता के अनुसार एक उद्देश्य बनाया गया होगा, फिर कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये उद्देश्य इसके लिए बनाया गया होगा। ठीक है, कि जो टाइम खत्म हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा है, तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। तो बात आई होगी कि चलो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाते हैं, इसमें भी फिर किया गया होगा कि कैसे पढ़ाया जाए, वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाए कि जूम ऐप के थ्रू पढ़ाया, यानी कि जो उपलब्ध संसाधन हमारे पास, मोबाइल, लैपटॉप, जिसके पास जो है उसके थ्रू ही पढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उस यथार्थ को ही तो प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, और कोई डाउट हो आप लोगों को? नो मैम। इसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, और कुछ भी और पूछना होगा तो मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो उसमें विद्यालय प्रबंधन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। ओके। बहुत आप लोग